हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं महारिवीजन बैच, वो भी यूथ बुक से। इसमें हम विज्ञान के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आज का हमारा ये क्लास नंबर 2 होने जा रहा है। और ये क्लास रेलवे के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरआरबीएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए भी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर मूलतः एक ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार का ये मापन उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा को हम मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसको मापने के लिए स्टाइलैग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ तनाव को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑडियोमीटर से हम गाड़ियों में दूरी को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पिटा ट्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैकोमीटर किसका मापन करता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि गति पालक चक्र की घुड़ियात्मक चाल को ये मापता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैकोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि चक्कर प्रति मिनट टॉर्क को ये मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। ये हमारा ये वाक्य यहाँ पे गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाजों में पानी की गहराई को मापने के लिए हम इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लैक्टोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ऑडियोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मापक यंत्र दिए हैं, उनका मापन दिया है। यहाँ पे पहला दिया है ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर से हम वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट बात करें टैकोमीटर, तो टैकोमीटर के द्वारा हम वायुयान की गति को मापते हैं। नेक्स्ट दिया है स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर के द्वारा वाहनों की गति की स्पीड यानी कि उसके गति को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का ऑडियोमीटर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ये दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण है जिसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा उपकरण है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ऑडियोमीटर के द्वारा हम मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर का उपयोग हम विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि वाहन की गति को जानने में स्पीडोमीटर हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा इको लोकेशन का एक प्रकार है? तो ऑप्शन करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सोनार इनमें से इको लोकेशन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कि अमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, तो ओम मीटर से हम किसको मापते हैं? तो ओम मीटर से हम प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एनीमोमीटर का प्रयोग हम हवा की शक्ति और हवा की वेग को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन पॉलीग्राफ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसे पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ध्यान दीजिएगा, इसमें अदिश राशि पूछा है तो द्रव्यमान हमारी ये अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कार्य का बस परिणाम होता है लेकिन दिशा इसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें सदिश राशि नहीं पूछा है तो शक्ति हमारी ये सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी ये सदिश राशि के उदाहरण दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर यानी कि सदिश राशि नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा ये वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी कि ये सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? यानी कि इनमें से अदिश राशि पूछ रहा है तो दाब हमारा ये अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेग हमारा ये सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बल और त्वरण इन दोनों की दिशा हमेशा समान होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की भौतिक राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए इसे हम सदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन अदिश राशि नहीं पूछा है तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बल यानी कि फोर्स हमारा ये अदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य में कौन सी राशि होगी? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कार्य का कोई दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये अदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? तो यदि किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाता है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो यानी कि परपेंडिकुलर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो बल द्वारा किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? ध्यान दीजिएगा, किस पर निर्भर नहीं करता? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य हमारा ये वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर अधिक कार्य हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक चली हुई गोली पर अधिक कार्य हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य ये
वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसके न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन न होने पर किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कार्य हुआ है किससे पता चलता है, तो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि कार्य हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल हमारा कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, कार्य का गुणनफल क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कार्य का गुणनफल बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य हमारा संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे किया गया हम कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड पर कब कार्य किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि किसी पिंड पर कार्य तब किया जा सकता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा में बीच का कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जब बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 होता है तब किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कोई कार्य नहीं हुआ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कार्य का उदाहरण नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना ये किए गए कार्य का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, तब हमारा कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो कि किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक आए, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 अगर होगा तभी हमारा किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक कब माना जाता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर हमारी ये शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो शक्ति को हम कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो उसे हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, कार्य करने की गति क्या कहलाती है, तो कार्य करने की गति हमारी शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की गति को मापती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शक्ति ये कार्य करने की गति को मापती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र यानी कि फॉर्मूला कार्य पर समय होता है, यानी कि वर्क अपॉन में टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो शक्ति हमारी ये किए गए कार्य की दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शक्ति हमारा ये बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं, तो इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उसका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग दोनों ही हमारा स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो पवन चक्की ये गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित इसे कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई के साथ इसकी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु के ऊंचाई के साथ बदलती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा ये ऊंचाई के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से किससे प्राप्त करती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये गतिज ऊर्जा से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो ये गतिज ऊर्जा से युक्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो उसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में किस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक पेंडुलम का झूलना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और किसका संयोजन होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का संयोजन होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किसी खींचे हुए रबर बैंड यानी कि तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न हमारा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी ये काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यूथ बुक से विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों का महारिवीजन बैच लेकर आई थी मैं, उसका हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है और आज का हमारा ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपको एनसीईआरटी या फिर स्पीडी बुक के यानी कि वंदे भारत सीरीज का आपको वीडियो चाहिए तो उसका हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। उस पर उससे रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।